नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम मंजिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम मंजिल के माध्यम से हम आपको करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं और एक अल्टरनेट करियर पाथ के बारे में भी आपको अवगत कराते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्पोर्ट्स यानी कि खेलों से किस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं और किस प्रकार से एक करियर उसमें बना सकते हैं। और ख़ासकर हम बातचीत करने वाले हैं आपका, मेरा और हम सबका फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल के बारे में। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है दीपक शर्मा जी, जो कि हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के भी। सर, कार्यक्रम मंजिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, आज हम बातचीत करने वाले हैं स्पोर्ट्स के बारे में। और जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो हम सब स्पोर्ट्स फैनेटिक्स हैं। और ख़ासकर जब हम युवाओं की बात करते हैं, कहा यह जाता है कि बचपन में आप जितना स्पोर्ट्स खेलोगे उतना आपकी ग्रोथ भी होगी, मेंटल ग्रोथ भी होगी और बॉडीली ग्रोथ भी होगी। और जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने अपना करियर बनाया। हम विराट कोहली की बात कर लें या हम पीवी सिंधु की बात कर लें, इस प्रकार बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं हमारे इंडिया से जिन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम फुटबॉल की बात करते हैं, फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो मुझे लगता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड खेला जाता है और काफ़ी जुनून के साथ खेला जाता है। जब हम फुटबॉल के मैचेस देखते हैं और ख़ासकर वर्ल्ड कप जब भी आता है तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों में जोश होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, और प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा फुटबॉल के बारे में बताइए कि किस प्रकार का स्पोर्ट ये होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़ुटबॉल की जब आपने बात करी है तो वाकई में ये दुनिया से सबसे अलग गेम है जी। क्योंकि आप देखो कि आप ज़िंदगी के अंदर सारे काम अपने हाथ से करते हैं, लेकिन ये काम ऐसा है जो आपको पैर से करना पड़ता है और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मैंने कहाँ बॉल देना है। और फुटबॉल एक्चुअल में बहुत अद्भुत गेम है और यूरोप से आके भारतवर्ष के अंदर बड़ी प्रचलित हुई है और आज भारत में भी फुटबॉल बहुत खेला जाता है जी। यदि आप कहें तो क्रिकेट के बाद जो आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है जी। और सर, कुछ ऐसी टीम्स हैं, मोहन बगान का अगर हम नाम लें, जो कि इंडिपेंडेंस से भी पहले की फुटबॉल टीम्स हैं जो अभी भी फंक्शनल हैं। और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं, और खासकर अगर हम हिमाचल की बात करें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ जाके भी खेले हैं। बिल्कुल, आज हमको बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारा एक लड़का जो मोहन बगान से खेल रहेगा, रोडू जैसे दुर्गामी क्षेत्र का रहने वाला जी, और विशाल क्या था जो मोहन बगान की टीम से खेल रहा है। अभी पीछे उसको ISL के अंदर टॉप का गोलकीपर जो है डिक्लेयर किया गया जी। और आप देखें कि हिमाचल का जो रिश्ता है फुटबॉल में वो बहुत पुराना है। आप भारतवर्ष की सबसे पुरानी जो फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड जी, वो शिमला में होती थी, बिल्कुल। यहीं से आरंभ हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा रिश्ता तो फुटबॉल में बहुत पुराना है प्रदेश का। जी। और अगर कोई हमारे दर्शक शिमला के बाहर से हमें देख रहे हैं, हिमाचल से या फिर हिमाचल के बाहर से भी देख रहे हैं, अगर आप कभी शिमला घूमने आए तो शिमला में एक बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड है जिसका नाम अनाडेल मैदान भी हम उसको कहते हैं, अनाडेल ग्राउंड। वहाँ पे ड्यूरेंट कप हुआ करता था और वो फेमस ही फुटबॉल के लिए था। और अगर आप वहाँ पे आके देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी महसूस करेंगे और अच्छा भी फील करेंगे। इतना सुंदर वो मैदान है और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। सर, जब हम फुटबॉल की बात करते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा, और ख़ासकर मैं हिमाचल के बारे में जानना चाहूँगा, आप ऑल इंडिया लेवल पे भी फुटबॉल को मॉनिटर कर रहे हैं, बट हिमाचल में अभी फुटबॉल की क्या स्थिति है? जहाँ तक मैं फुटबॉल के बारे में हिमाचल के बारे में बात करूँ तो जब से मैं सेक्रेटरी बना हूँ उसके बाद हमने फुटबॉल में बड़े चेंजेस हिमाचल के अंदर लाए हैं। हमारे बच्चे आज प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब में खेल रहेंगे और ये बहुत अच्छा साइन है। हमारे साथ प्रोफेशनल क्लब भी हमारे साथ अटैच हुए हैं जी, जो हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड है और इसमें कैरियर फुटबॉल के अंदर बहुत अच्छा है। हिमाचल दिन पर दिन जो है इसमें उन्नति कर रहा है। कुछ ना कुछ आपको पता है, जब एक काम शुरू होता है तो उसमें कुछ परेशानियां भी होती हैं, दिक्कतें भी आती है, तो वो कुछ हमारे को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन खिलाड़ियों के अंदर जो जोश है जी, वो देखने लायक है। कि आप ये देखिए कि जब भी कोई फुटबॉल की प्रतियोगिता होती है तो हमारा सोशल मीडिया और जगह पे फुटबॉल की क्रेज बहुत ज़्यादा है हिमाचल के अंदर भी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जोश की आपने बात की और बहुत जोश हम देखते हैं स्पोर्ट्स के लिए और ख़ासकर फुटबॉल के लिए भी। अगर मैं बचपन की बात करूँ, और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे दर्शक इस चीज़ से एग्री करते होंगे, कि जब हम स्कूल से आते थे, अगर हम एक खाली एक प्लास्टिक की बॉटल भी देखते थे तो हम उसको एक तरह से हिट करते थे और फुटबॉलर बनने की कोशिश करते थे। डेविड बैकहम की हम बात कर दें, रोनाल्डो की हम बात करें और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे इंस्पायर होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। सर, स्कूल लेवल पे हिमाचल में फुटबॉल किस प्रकार से बच्चों को सिखाया जा रहा है
और अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर जो बच्चे या फिर जो युवा इस स्पोर्ट्स को लेना चाहते हैं प्रोफेशनली? हर चीज़ में मैं एक जैसे आप स्कूल की बात कर रहे हैं, वैसे तो फुटबॉल आप ये देखिए जो एसोसिएशन जो प्रयास कर सकती है वो प्रयास हम भरपूर करते हैं। हम ग्रास रूट के ऊपर बहुत काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम स्कूल की बात करते हैं तो प्रदेश में कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जिससे जो उसका जो असर है वो हिमाचल के फुटबॉल पे पड़ता है जी। अब आप ये देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करें, फुटबॉल के लिए बेसिक चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है। मेघालय जैसी जगह पे जो छोटा सा प्रदेश है वहाँ पे भी आपको सिंथेटिक ट्रैक जो बना है ग्रास, उस पर आपको वहाँ पे ग्राउंड मिलेगा छोटी छोटी उसके अंदर। हमारा दुर्भाग्य यह है कि अभी हम आपको रिसेंटली मैं एक किस्सा सुनाता हूँ कि अंडर-20 नेशनल के अंदर हिमाचल की टीम खेलने गई। एसोसिएशन क्या कर सकती है, वो अच्छा कैंप, अच्छा कोच ये हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जो मैचेस हुए वो सारे के सारे सिंथेटिक ग्राउंड के अंदर हुए और उसका इफेक्ट जो है बच्चों के ऊपर पड़ा है, क्योंकि बहुत फ़र्क है एक नेचुरल ग्राउंड के ऊपर खेलना और सिंथेटिक पे खेलना, बड़ा फ़र्क पड़ता है। दूसरा जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल के अंदर कोचिज़ का बहुत ज़्यादा अभाव है। जब तक हमारे पास कोच नहीं होंगे जी, तो मेरी तो इसमें एक सलाह है कि यदि शिक्षा विभाग और एसोसिएशन हम मिलकर आपस में काम करें तो हम कोचिज़ भी तैयार करते हैं। हिमाचल फुटबॉल एसोसिएशन कोचिज़ भी बनाता है, तो छोटे शॉर्ट कोर्स होते हैं वो हम उसमें उनको ये सुविधा जो है दे सकते हैं, जिससे जो प्राइमरी से जो बच्चा खेलना शुरू कर रहा है उसको फुटबॉल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्कूल फैसिलिटी दे सके। जी दीपक जी, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है और मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है कि जो हमारा माइंडसेट है, खासकर इंडिया के लोगों का माइंडसेट, हम क्रिकेट के प्रति इतने दीवाने हो चुके हैं कि हम बाकी सारे स्पोर्ट्स को तरजीह नहीं देते? क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? नहीं, उसमें आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं क्रिकेट को, खेल को दोष नहीं देता, ना मैं किसी से, इसमें कहीं ना कहीं मैं तो अपनी कमी मान के चलता हूँ। आप ये देखिए कि एक संस्था, जब आप हिमाचल प्रदेश के अंदर आप यदि आप देखेंगे तो क्रिकेट के अंदर जो ग्राउंड देखने को मिलेंगे आप, है तो वो भी संस्था काम करने वाली, लेकिन उसके अंदर ग्राउंड की आप देखें, चाहे वो फंड से लेके आप ले लो, उनको फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, बीसीसीआई ज़्यादा देता है, लेकिन सवाल ये है कि हम अपने काम के लिए कितने जिम्मेवार है, ये सबसे बड़ी सोच है। जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा दीपक जी आपसे कि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि इनबिल्ट आपके अंदर होता है कि मुझे ये स्पोर्ट खेलना है, बच्चे के अंदर ये होता है कि मुझे ये स्पोर्ट खेलना है, फिर जो कोच होता है वो उसकी जो कला है उसको निखारता है। पर जितने भी बच्चे आपके पास खेलने आते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप उनको ग्रूम करते हैं या किस प्रकार से आप उनके टैलेंट को निखारते हैं? हाँ जी, आप किसी प्रोफेशन में यदि जाएंगे तो उसमें सबसे पहले तो है कि आपको अपनी गेम से मोहब्बत होनी चाहिए। तो मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ कि कोचिंग के प्रोफेशन के अंदर मैं बिल्कुल ऑल आउट जाता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, सवेरे मैं 20 किलोमीटर ड्राइव करके कोचिंग देने जाता हूँ, वहाँ से वापस आता हूँ, नेक्स्ट सेशन मैं शाम को लेता हूँ, सवेरे मैं 5:30 बजे उठ के ऑन टोज होता हूँ। हमारे कोच को जो है अपने प्रोफेशन से प्यार करना पड़ेगा, एक सेवा भाव से काम करना पड़ेगा जी। जब कोच अपना काम अच्छे से करेगा तो मैं कहता हूँ बच्चे तो सीखना चाहते हैं और बच्चों का जो रिस्पांस होता है ना वो देखने लायक होता है, और उनसे जब तक आप बच्चों के नज़दीक ही नहीं जाएंगे, उनकी निजी लाइफ में नहीं आप इन्वॉल्व होंगे, तब तक आपको जो है रिजल्ट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी सर, अगर हम करियर के बारे में जानना चाहें, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है और ख़ासकर जो फुटबॉल खेलते हैं, चाहे हम नेशनल लेवल पे बात करें या स्टेट लेवल पे बात करें, उनको किस प्रकार की एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? हाँ, इसमें भी मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि जॉब, देखो खिलाड़ी क्यों खेलेगा, खिलाड़ी का इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा जब उसको जॉब मिलेगी। अब मैं अपने हिमाचल से ही बात करता हूँ कि हिमाचल में पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टीम होती थी फुटबॉल की जी। हिमाचल पुलिस अभी भी रिक्रूटमेंट कर रही है, लेकिन उतना नहीं है। तो कई ऐसे हमारे पास डिपार्टमेंट थे जो कि रिक्रूटमेंट होती थी, वो रिक्रूटमेंट बंद हो गई है। तो उससे क्या इफेक्ट है कि वो मतलब कि नौकरी जो खिलाड़ी को नहीं मिलेगी, तो खिलाड़ी जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो ये तो ज़रूर सोचेंगे कि यार जब इनको नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे। तो जब तक ये जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी प्लेयर को, उनको खेलने का अवसर नहीं मिलेगा, नौकरी का नहीं मिलेगा, उनका परिवार उनके ऊपर डिपेंड होता है। तो मेरी भी यही अपील है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, चलो हम मानते हैं कि सरकारी क्षेत्र में थोड़ा है दिक्कतें आती हैगी, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार ये भी कर सकती है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके साथ बातचीत करके
उनके उसमें जो है एक टीम जो वहाँ पे दी जिससे उनका वो नौकरी भी कर सकें और साथ में वो खेल भी सकें। जी सर, जब हम स्पोर्ट्स कोटा की बात करते हैं कि कई बार जब नौकरी की रिक्रूटमेंट की बात होती है सरकारी क्षेत्र में तो आपको स्पोर्ट्स कोटा मिलता है, तो अगर आप फुटबॉल भी खेलते हैं अगर नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे तो तब भी आपके एलिजिबल होते हैं स्पोर्ट्स कोटा? हाँ, स्पोर्ट्स कोटे में जैसे सरकार ने किया है, हिमाचल सरकार ने 3% कोटा जो है स्पोर्ट्स कोटा दिया है। अब इसमें जो जैसे मैं फुटबॉल की बात करता हूँ, फुटबॉल एक टीम गेम है जी। टीम गेम में जब हम जाते हैं तो कई बार परिणाम आता है, कई बार नहीं भी आता है। तो उसके अंदर प्रोविज़न है कि जो गोल्ड मेडल होगा, जिनका मेडल होगा, उनको पहले जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो उस हिसाब से फुटबॉल के अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो कम मिलती है, क्योंकि हमारे मेडल के जाने के लिए बहुत समय लगे। अभी मैं थोड़ा इसमें और है कि इसके अंदर सीनियर में जब गोल्ड मेडल होता है तभी उसको वो स्पोर्ट्स कोटा मिलता है जी। लेकिन यदि वो जूनियर के अंदर उसने गोल्ड मेडल लिया आएगा तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे मेरी लड़कियों ने जो हिमाचल की लड़कियां, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया फुटबॉल में, सब जूनियर में, जूनियर के अंदर भी आएगा, और लेकिन उनका वो सर्टिफिकेट काउंट नहीं होता। तो वो एक थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ दुख भी होता है जी। कि मतलब सिस्टम को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम गेम की बात करें, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आएँ और ख़ासकर फुटबॉल में आगे आएँ, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, सिस्टम को अप टू डेट करना पड़ेगा, बच्चों को प्रोत्साहन भी देना पड़ेगा, मोटिवेशन भी बहुत बड़ी बात है। सर, जो लोग कोचिंग में आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और जो खेल चुके हैं स्पोर्ट्स को और अब वो एक्टिवली स्पोर्ट्स को नहीं खेल रहे बट वो कोचिंग में चाहते हैं कि और बच्चे स्पोर्ट्स में आएँ, तो उनके लिए क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं? इसमें मैं आपको बताऊँ कि फुटबॉल के अंदर अब आज के डेट के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि कोचिंग के लिए। हमारे पास एक हम लाइसेंस कोर्स कराते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से, उसमें एक डी लाइसेंस होता है, फिर सी लाइसेंस होता है, फिर उसके बाद आपका ए लाइसेंस होता है, बी, इस तरह करके मतलब अपग्रेड होते रहते हैं लाइसेंस कोर्स। जब वो एक खिलाड़ी जी ये लाइसेंस कोर्स करता है तो वो एक कोच बन जाता है। और आप ये देखिएगा कि हमारे हिमाचल के अंदर भी कई सी लाइसेंस कोच हैं, तो सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, यदि इसका आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा है, रेफरशिप में है, वो भी आपका कैरियर बन सकता है। हिमाचल प्रदेश के 2 रेफरी अभी वो नेशनल रेफरी हो चुके हैं, जिसमें एक रोहित है, एक नीरज है लड़का, ये नेशनल में रेफरशिप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसी में एक खेलने से ही आप वो कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास रेफरी असेसर भी हमने बनाए हैं, जिनका इनकम का सोर्स भी है जी। तो रेफरी बनने से भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और जो प्लेयर जिन्होंने पहले खेले हैं, छोड़ चुके हैं, वो लाइसेंस कोर्स करके अपनी एकेडमी चला सकते हैं। जी बिल्कुल, अपने स्पोर्ट्स के साथ आप जुड़ सकते हैं और एक एकेडमी भी चला सकते हैं और नए युवाओं को भी आप टिप्स एंड ट्रिक गेम के सिखा सकते हैं। सर, जो बच्चे इस स्पोर्ट्स को एक्टिवली खेल रहे हैं और जैसा आपने बोला कि कुछ प्रोफेशनली खेल रहे हैं, टीम्स में जाके खेल रहे हैं, हम मोहन बागान की बात करें और मोहन बागान से हम देख रहे हैं कई लोग बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाके खेल रहे हैं, तो अमूमन क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब कोई बच्चा इस प्रकार से खेलने जाता है? क्या उसकी आर्थिकी अच्छी होती है? क्या अच्छा जिसको हम कहते हैं कि अच्छा पैसा मिलता है इस गेम में? गेम में मैं बताता हूँ कि आप जब उस लेवल पे जाते हो तो पैसा मिलता है, लेकिन उसके लिए खिलाड़ी, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि जो खिलाड़ी को मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, अपनी इंडोरेंस पे ध्यान दें, अपने स्किल, कोच आए या ना आए, आप इंडिविजुअल अपना कितना काम करते हैं, आपको ऊंचाई पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि प्लेयर के अंदर ये सोच हो जाए कि मैंने अपना इंडिविजुअल भी कुछ करना है, तो जब वो करेगा तो उसका परिणाम निश्चित है कि पक्का मिलेगा और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि जब खिलाड़ी अच्छे क्लब में जाता है उसको पैसा मिलता है। जी बिल्कुल, और क्योंकि पैसा मिलना भी ज़रूरी है। अगर आप अपने जिसको कहते हैं भविष्य के बारे में सोचते हैं, अगर आप अपनी लाइफ एक स्पोर्ट्स पे दे रहे हैं, आपको अपने परिवार को भी देखना है, तो आपको पैसा भी उतना मिलना चाहिए कि आप अपने पैशन को भी आगे लेके जा सकें और साथ ही साथ आपका करियर भी बने और आप अपनी लाइफ को भी सेट कर सकें। सर, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आप जानते हैं कि हिमाचल में हम देख रहे हैं कि जितने भी युवा हैं वो ड्रग्स की काफ़ी चपेट में आ चुके हैं, तो आपको लगता है कि स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करके, खासकर हम फुटबॉल की बात करते हैं क्योंकि क्रिकेट तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक उसको ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हद तक लोग उसको खेल रहे हैं, तो फुटबॉल को अगर हम आगे लेके आएंगे तो ड्रग्स और इस प्रकार की चीज़ों से हम बच्चों को बचा सकते हैं? मैं आपसे ड्रग्स के बारे में भी ये बोलता हूँ कि सिर्फ एक ड्रग्स ही नहीं, एक मैं मोबाइल की बात करता हूँ कि जैसे आजकल आप मोबाइल का जितना यूज़ हो रहा है और ड्रग्स, ये दोनों चीज़ें मैं तो एक किस्म से एक साथ ही मान के चलता हूँ जी। इनसे अब आप देखो कि यदि बच्चा खेलेगा, जाएगा, तो उसको थोड़ी सी एग्जर्शन भी होगी, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो जाके इन चीज़ों की तरफ पीछे भागे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर माता पिता अपने बच्चों को खिलाए
खिलाने से क्या है कि उसका जो है एक तो शारीरिक डेवलपमेंट होगी, उसके बाद आप ये देखिए कि उसका इंटेलिजेंट लेवल भी जो है वो चेंज होता है। मैंने आपको बताया ना कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर उसको डिसाइड निर्णय लेना पड़ता है, तो वो कोई मतलब कि इंटेलिजेंट ही कर सकता है, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता जी। तो खेलों की तरफ आओ तो मैं समझता हूँ कि ड्रग्स और इस चीज़ से बड़ा दूर रहेंगे। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं और ख़ासकर जो युवा होते हैं, जब स्पोर्ट्स खेलने हम जाते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स हम खेलते हैं या लाइफ की भी अगर हम बात करें, कई बार जीत होती है, कई बार हार होती है। तो जब किसी स्पोर्ट में आप हारते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल स्पोर्ट हो या टीम स्पोर्ट हो, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन बच्चों को कि हार को किस प्रकार से वो अपने स्पिरिट में लें? उसमें ये तो नेचुरल है कि जब दो टीम खेलेगी तो एक जीतेगी हारेगी, लेकिन मैं हमेशा अपने जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं यही बोलता हूँ कि इस हार से कुछ शिक्षा लेके जाओ, आने इस हार को एक्सेप्ट करो, और क्योंकि वो आपसे अच्छा खेल रहे हैं तब वो जीतेंगे। तो आने वाले समय में जो अगली हमारी चैंपियनशिप है उसके अंदर जाके फिर दोबारा से आप नए से आओ। कई बार सिलेक्शन भी नहीं होती, उसमें कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है खिलाड़ी, लेकिन वो अपनी कमियों को देखे, हमारे अंदर कमी क्या रही, उसके बाद वो आके करें। और ये लड़कियों के अंदर भी काफ़ी इस तरह की भावना आ जाती है। जी सर, आपने लड़कियों का जिक्र किया, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो लड़कियां हैं वो किस प्रकार से खासकर हिमाचल में एक्टिवली फुटबॉल के साथ जुड़ी हैं या फुटबॉल के स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़ रही हैं? देखो यश, मैं तो इतना समझता हूँ कि लड़कियों के फुटबॉल को लेके आज भी संघर्ष जारी है। और जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि जिस गांव से मैंने कोचिंग शुरू करी है लड़कियों की, तो उसमें उनको शॉर्ट्स में लाना ही मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट काम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माता पिता को मोटिवेट करके लड़कियों को हम फुटबॉल में लेके आए। हमने गोल्ड मेडल भी जीता, अच्छे मतलब कि इंटर कॉलेज भी हम विनर हुए। लेकिन वो आप चाहे समाज की बात कर लें, समाज के अंदर भी लड़कियों को खेलते हुए देख के फुटबॉल खासकर, तो कुछ ना कुछ इसमें है कमियाँ जिसकी वजह से लड़कियों को स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर एसोसिएशन को भी चाहिए, जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है, क्लब है, वो जितना प्रोत्साहन लड़कियों को देंगे तभी, क्योंकि जब तक हम उनको आगे नहीं लाएंगे तब तक नहीं। अब लेकिन आप देखो हरियाणा के अंदर आपको हर गांव में लड़की खेलती मिलेगी, बिल्कुल। तो हिमाचल में क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन अब खेल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता प्रचलन बढ़ा है वीमेन फुटबॉल का। जी सर, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो एक बड़ा फैक्टर स्पोर्ट्स में ये रहता है, और कई इस वजह से भी मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स को एक्टिवली परस्यू नहीं करते या छोड़ देते हैं, वो होता है इंजरीज़। कई बार स्पोर्ट्स में इंजरीज़ हो जाती हैं आपको, और ट्रीटमेंट उस प्रकार से नहीं मिलती, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस उस प्रकार से नहीं मिलती। तो जो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं उनके लिए किस प्रकार की असिस्टेंस है, जो बच्चे एक्टिवली खेल रहे हैं अगर उनको इंजरी हो जाती है? मैं जो ये एज है इसमें आप ये देखिएगा कि हम इंजरी को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। जो भी प्लेयर होगा, यंग प्लेयर होगा, वो ज़्यादा परवाह नहीं मारता। लेकिन मैं सभी खिलाड़ियों को बोलता हूँ कि आपको यदि छोटी सी भी चोट है आप उसकी केयर करें। यदि आप नहीं केयर करेंगे, ये आने वाले टाइम में आपको भविष्य में तंग करेगी, और वो जो है कई बार घातक हो जाती है। तो जितनी भी छोटी भी इंजरी हो, कुछ सुविधाओं का भी अभाव है, मान लो जैसे हमारे पास यहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन और चीज़ें कम है, तो उसके लिए हमारे को पंजाब या अपने कहीं भी दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी अब हिमाचल के अंदर काफ़ी सुविधाएं हैंगी मेडिकल उसके हिसाब से। तो मैं इस कभी प्लेयर को अपनी इंजरी से हमेशा बचाव करना चाहिए, और यदि लग जाती है तो उसके ऊपर केयर करनी चाहिए। जी सर, एक स्पोर्ट्समैन की या एक स्पोर्ट्स पर्सन की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? मैं सिर्फ फुटबॉल की नहीं बात कर रहा, जो भी व्यक्ति स्पोर्ट्स को ले रहा है, तो क्या डेडिकेशन लेवल होना चाहिए, किस प्रकार से ट्रेनिंग करनी चाहिए, उसके बारे में अगर आप कोई टिप्स और ट्रिक्स हमारे दर्शकों को, और खासकर स्पोर्ट्स पर्सन जो खेलते हैं, जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं और आज आपकी बात सुन रहे हैं, तो और भी ज़्यादा वो उत्साहित होंगे और कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस से भी वो सीखेंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं जहाँ तक मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे मैं अपनी गेम की बात कर सकता हूँ कि जब तक खिलाड़ी सुबह जल्दी नहीं उठेगा, ग्राउंड में नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करेगा, तो आप कितना ही खेलो आपका परिणाम नहीं आना, क्योंकि आपको इंडोरेंस की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये दमखम की गेम है। जब आपका स्टेमिना अच्छा होगा, आप इंडिविजुअल वर्क करेंगे बॉल के साथ और अपनी स्किल इंप्रूव करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि कोच ग्राउंड में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप अपने आप कितना कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो सवेरे उठ के आप सबसे पहले अपने जाएँ ग्राउंड में, रनिंग करें, अपनी फिटनेस करें, उसके साथ बॉल का जो आपको नहीं समझ आ रहा है, जो आपका कोच है उससे पूछें कि मेरे को क्यों नहीं आ रहा। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देख के या किसी में अपना प्लेइंग उसका शेड्यूल बना लेते हैं, लेकिन आप उससे अच्छी बात जरूर सीखें, लेकिन आप फुल डिपेंडेंट उसके ऊपर ना हो। जब तक एक खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर पसीना नहीं बहाएगा, वो खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। जी,
और दीपक जी, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, जब हम बाकी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात कर लें या अगर हम पिस्टल शूटिंग की बात कर लें, वो थोड़े एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स हैं, क्योंकि आपको जब हम पिस्टल की बात करते हैं एक 1.5 लाख की भी कई बार वो पिस्टल होती है। आप क्रिकेट की बात करें, आपको किट भी काफ़ी महंगी आएगी। मुझे लगता है कि फ़ुटबॉल में सिर्फ आपको एक फ़ुटबॉल चाहिए और बाकी आपको एक अच्छे शूज़ चाहिए और आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। तो आप क्या इस चीज़ से एग्री करते हैं? बिल्कुल, यदि आपके पास ये चीज़ें हैं और आप वक्त फुटबॉल के लिए निकालते हैं तो मैं और अब आप समय बदल आएगा जी, क्योंकि अब जो है पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा खेले। पहले ऐसा होता था, जब हम खेलने जाते थे तो माँ बाप बिल्कुल, डांटते थे बिल्कुल। कि नहीं जाना खेलने, तो हम चोरी से जाते थे। लेकिन अब वक्त बदला है, अब माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा खेले। तो मैं बच्चों से भी ये बोलता हूँ कि आप आगे बढ़ के, अब जितने बच्चे मेरे पास खेलते हैं तो मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ इसमें, बच्चे भी इंजॉय। जिस दिन मैं नहीं जाता तो आप ये देख लो कि मैसेज, व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल कर करके सर कब आना है। तो ये एक आपका कोच के ऊपर डिपेंड करता है जी। कि आप बच्चों के अंदर कितना आप उनको जागरूक कर सकते हैं। जी, दीपक जी, क्या प्राइजेज़ वगैरह भी होते हैं नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम्स को? क्या इस प्रकार से भी प्रोत्साहित किया जाता है हाँ, बच्चों उसमें को? भी है डिपार्टमेंट, अपना यूथ सर्विसेज स्पोर्ट डिपार्टमेंट भी प्राइज देती हैगी। और मैं आपको बताता हूँ कि NHPC जी। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है फुटबॉल को। मेरी 2 लड़कियाँ थी, उनको आप ये देखो कि 10,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप था लगा हुआ, जी। जो कि 3 साल आएगा, और 50,000 रुपये पर ईयर उनको जो है वो मेडिकल के मिलते थे और किट का पैसा अलग मिलता था। जी। तो वो ऐसे काफ़ी संस्थाएं हैं जो सपोर्ट करती हैं। जी सर, मैं एक बड़ा ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ ऑनेस्टली आप इस चीज़ का जवाब दें। जब हम मेल फुटबॉल टीम की बात करते हैं, लड़कों की फ़ुटबॉल टीम की बात करते हैं या लड़कियों की फ़ुटबॉल टीम की बात करते हैं, ज़्यादा डेडिकेशन आप किस में देखते हैं स्पोर्ट्स के लिए? लड़कों में ज़्यादा डेडिकेशन देखते हैं कि लड़कियों में? नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लड़कियाँ थोड़ी सिंसियर होती हैं और उनके अंदर ये होता है कि हमने कुछ करना है। और लड़कों में थोड़ा सा इस चीज़ का अभाव होता है, या गए तो गए ग्राउंड, कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे। लेकिन लड़कियों के अंदर ये बात नहीं होती। अगर जो उन्होंने बना लिया अपना रूटीन जी। तो आएंगी और उनके अंदर होती है भावना कि हमने खेलना है। सब बस सवाल ये है कि उनको कितना हम आगे पुश करते हैं, वो सवाल पैदा होता है। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब हम फुटबॉल की बात करते हैं, क्योंकि एक रनिंग की गेम है, आप अपने लेग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी सबसे बड़ी मसल है, तो जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्या आपने उनको देखा कि वो जिम भी करने की ज़रूरत है, या फिर कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग इसीलिए फ़ुटबॉल को लेते हैं या फिर स्विमिंग को लेते हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं या जिम के साथ एक तरह से गेम को साथ जोड़ते हैं ताकि वो हेल्दी भी हो जाए? फुटबॉल में देखो जिम का ऐसा कि जिम जो है, हम फुटबॉल के अंदर जिम भी है और ट्रेनिंग होनी चाहिए, ना कि वो लिफ्टिंग। जी। तो उसमें मतलब कि जिम भी एक पार्ट हैगा फुटबॉल का। लेकिन फिटनेस जो आपकी हैगी वो आपकी रनिंग से ही आएगी। जितना आप दौड़ोगे, भागोगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी फिटनेस अपना बढ़ेगी। जी सर, अमूमन कितना समय कोई बच्चा दे सकता है? जैसे कि कई बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कितना आप टाइम कहते हैं? 1 घंटा 2 घंटा सुबह शाम? किस प्रकार से आप टाइम को भी मैनेज करें और स्टडीज़ को भी मैनेज करें? बहुत मुश्किल है। मैं आप बताता हूँ कि जो जितने भी अब प्राइवेट स्कूल हैं उन पे वर्कलोड बहुत है, बच्चे पे होमवर्क बहुत है। जी। तो सुबह का सेशन तो आप भूल ही जाओ कि सुबह के सेशन में बच्चा आ सकता है, क्योंकि सवेरे उठना, 5 बजे तैयार होना, भाग दौड़ के बस पकड़नी, स्कूल जाना है। तो लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका बच्चा सवेरे भी आता है, शाम को भी आता है। तो 2 घंटे सवेरे चाहिए, 2 घंटे शाम को जरूर बच्चे की ट्रेनिंग के चाहिए। तो ये थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल्स भी जितने हैं उनको भी इस बारे में, लेकिन अब कर रहे हैं काफ़ी। सर, आपको लगता है कि स्कूल को भी एक भूमिका निभानी चाहिए कि हम और गेम्स को भी प्रमोट करें? अगर कोई बच्चा फुटबॉल लेता है तो कम से कम वीक में 2 बार उसको 1-2 घंटे के लिए फ़ुटबॉल खिलाया जाए जो कि स्कूल के ग्राउंड्स होते हैं? बिल्कुल अजी, मैं ये बताता हूँ कि हम अपने समय की बात, जब फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता था तो उसके अंदर जो हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर थे उस पीरियड में हमको ग्राउंड में लेके जाते थे। जी बिल्कुल। और जब ग्राउंड में लेके जाते थे तो वो हमारे को, जिसका इंटरेस्ट फुटबॉल में है वो फुटबॉल खेलो, जिसका बास्केटबॉल का मतलब जिस गेम का इंटरेस्ट है, तो उससे बहुत ज़्यादा डेवलप होती थी गेम। जी। क्योंकि आपका एक फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि जो एक टीचर स्कूल के अंदर बोलता है बच्चे को, वो आपने देखना अपने माता पिता की बात भी काट देगा, अपने उसके टीचर की बात मानेगा। जी बिल्कुल। तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है स्कूल की जी किसी भी गेम को अपलिफ्ट करने के लिए। जी सर, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें और ख़ासकर जब हम यूरोप की बात करते हैं या अमेरिका की बात करते हैं या फिर साउथ अमेरिका की बात करते हैं, आप जापान की भी बात कर लीजिए, वहाँ पे फ़ुटबॉल एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, पसंदीदा स्पोर्ट है। बहुत सारे लोग उसको खेलते हैं, खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट को वहाँ पे इतनी तरजीह नहीं दी जाती जबकि फ़ुटबॉल को दी जाती है। आपको लगता है कि इंडिया भी उस चीज़ को अचीव कर लेगा? बिल्कुल। मैं तो आप बता रहा कि अभी रिसेंटली सैफ गेम्स हुई है अरुणाचल के अंदर,
मैं तो अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन और एफएफ को बधाई देता हूँ, जो वहाँ पे क्राउड था देखने के लिए। देखो जब खिलाड़ी अंदर ग्राउंड में खेलेगा ना, उसको देखने वाला कोई नहीं होगा तो कोई खेलने का मज़ा नहीं आएगा जी। तो क्राउड एक बहुत बड़ी स्पोर्ट है जी। और कई बार क्राउड ये भी सोचता है कि जो क्रिकेट की गेम है वो तो कई बार 5 दिन भी चलती है, फिर भी डिसीजन नहीं आता। ये 90 मिनट की गेम होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह होता है, काफ़ी ज़्यादा एड्रेनलिन रश मिलता है, तो इसलिए भी ऑल ओवर द वर्ल्ड फुटबॉल को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया भी शायद, अगर आप एक्टिवली इस गेम को बच्चे खेलने लगेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। नेचुरली। अब आप ये देखो कि बंगाल हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे कोई इवेंट होता है तो आपको स्टेडियम में जगह नहीं मिलेगी बैठने की। बिल्कुल। तो पॉपुलैरिटी तो बढ़ी है। जी बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि पॉपुलैरिटी बढ़े, और जब आप जैसे कोचेज़ होंगे तो मुझे लगता है कि हिमाचल काफ़ी आगे जाएगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम मंजिल में आए और आपने फुटबॉल के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के मंजिल कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।